दीजिए। हाँ जी। एक बार बता दीजिए, आपको स्क्रीन दिख रही है सभी को और मेरी आवाज़ सही से आ रही है? जी मैम। यस मैम, थैंक यू। हाँ जी, सभी का स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में। आज हमारी लास्ट क्लास रहेगी, तो जितने भी वैसे जो हमारे मेन टॉपिक्स थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। थोड़े बहुत वो जो बीच के रहते हैं छोटे-छोटे, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे और कल हम जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, वो सारे डिस्कस कर लेंगे इसी टाइम। ठीक है? तो शुरू करते हैं, जो थोड़ा बहुत बच गया है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि पेडागोजी क्या होती है, यानी जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में शिक्षा शास्त्र। ठीक है? इसमें क्या होता है, जो द लर्नर इज़ डिपेंडेंट, मतलब जो सीखने वाला होता है वो आश्रित होता है। लर्नर कह लो या स्टूडेंट कह लो, जो भी मतलब छात्र होंगे, छात्राएँ होंगी या जो भी सीखने वाले होंगे, वो डिपेंडेंट होंगे किस पे? सिखाने वाले पे या टीचर पे। ठीक है? जो हमारा पेडागोजी होता है। लर्नर्स ओनली नीड टू नो व्हाट इट टेक्स टू पास द क्लास, नॉट टू अप्लाई इट टू देयर लाइव्स, मतलब शिक्षार्थियों को केवल यह जानने की आवश्यकता है कि कक्षा उत्तीर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है, ना कि इसे अपने जीवन में लागू करने की। मतलब पेडागोजी में ये होता है कि मतलब जो भी कह सकते हैं कि हमारा सिलेबस होता है, बस उसी चीज़ को जो हमारे शिक्षार्थी होते हैं या सीखने वाले होते हैं, वो उसी चीज़ को याद करने का ट्राई करते हैं। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि उनको अपने इस चीज़ को अपने जीवन में कैसे अपनाना है, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जो हमारी पेडागोजी अप्रोच होती है। मतलब जितना भी हमारी सीखने वाला चीज़ होगा, जो सिलेबस होगा, उसको बस उतना ही पढ़ना है जिससे कि हम परीक्षा पास कर पाएँ। ठीक है? फिर है अगला, द लर्नर्स एक्सपीरियंस डज़न्ट मैटर ओनली द टीचर्स और टेक्स्ट बुक राइटर्स, मतलब जो इसमें शिक्षार्थी का अनुभव होता है वो मायने नहीं रखता है। ठीक है? केवल शिक्षक या पाठ्य पुस्तक लेखक ही मायने रखते हैं। क्योंकि जैसे हमने सबसे पहले इसमें देखा कि जो सीखने वाला है वह पूरी तरह से आश्रित होता है सिखाने वाले पर। तो जो उसका खुद का इसमें अनुभव होगा वो कुछ भी मायने नहीं रखता या बहुत कम मायने रखता है। ठीक है? जो हमारा शिक्षक होगा या जिस पाठ्य पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं उसके जो लेखक होंगे, वह ही हमारे लिए मायने रखते हैं जो इस टाइम पे। ठीक? लर्नर्स विल बी रेडी टू लर्न इफ दे वांट टू पास द क्लास, यदि शिक्षार्थी कक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं तो वे सीखने के लिए तैयार होंगे। मतलब इसमें कहने का मतलब है कि बच्चे बस पास होने के लिए ही इसमें पढ़ते हैं। मतलब उनके अंदर जो भी मोटिवेशन आता है पढ़ाई के लिए, वो सारा इसी वजह से होता है कि उनको अपनी कक्षा को पास करना है और अगली कक्षा में बढ़ना है। ठीक है? फिर है लर्नर्स सी देयर रोल्स एज एक्वायरिंग सब्जेक्ट मैटर, मतलब शिक्षार्थी अपनी भूमिका को विषय वस्तु प्राप्त करने के रूप में देखते हैं। बस वो उनका रोल उस टाइम पे इतना ही इसमें समझते हैं बच्चे, कि जो भी उनका रोल है बस वो इतना ही है कि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है या विषय वस्तु है, बस हमें उसको प्राप्त करना है। और ज़्यादा खुद से उनका ऐसा नहीं समझते कि हमें खुद से भी इसमें सोचना चाहिए, खुद से भी हमें जानना चाहिए, नहीं। उस टाइम पे इतना ही होता है बच्चों को कि जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है हम उसको याद करें या प्राप्त करें। ठीक है? लर्नर्स मोटिवेशन इज प्योरली एक्सट्रिंसिक, ग्रेड्स एंड अप्रूवल आर ऑल दैट मैटर, मतलब इसमें जो शिक्षार्थियों की प्रेरणा है वो पूरी तरह से बाहरी है। इसमें आंतरिक कह सकते हैं, आंतरिक प्रेरणा बहुत कम होती है, ये ना के बराबर होती है। ठीक? ग्रेड और अनुमोदन ही मायने रखते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा है कि बच्चों को बस जो हमारा सिलेबस दिया गया है, जो हमारा सब्जेक्ट मैटर दिया गया है, बस उसी को याद करना है। और उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेशन ये है कि अगर वो उस सब्जेक्ट मैटर को याद कर लेंगे तो उससे उनके ग्रेड्स अच्छे आएंगे या क्लास में कोई पोजीशन आएगी उनकी। ठीक है? इस वाली स्लाइड में किसी को कोई डाउट है? मैम मैम क्या मैं एक एक करके बोलिए।
वो मैम पूछ इसमें रहे हैं ये कुछ? बोला गया है कि बुकिश लैंग्वेज में ही बात होगी, मतलब ये पेडागोजी मतलब शिक्षा का ही बस एक आधार रहेगा जीवन में, और क्या सीखना है अदर जो हम मतलब घर के माहौल से जो सीखते हैं उस पे ये नहीं रह, ये निकल आएगा। हाँ, मतलब इसमें इनका कहने का यही मतलब है, जो हमारा शिक्षा शास्त्र होता है, पेडागोजिकल जो अप्रोच होती है, उसमें जो भी सीखने वाला होता है वो खुद से नहीं कुछ सीखता है। मतलब उसको लगता है कि जितना भी कह सकते हैं कि जो हमारा सिलेबस है, एक हिसाब से जो हमें बताया गया है कि आपको ये पढ़ना है, तो वो उतना ही पढ़ता है और पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है टीचर पे, कि टीचर जो उसको करवाएंगे वो बस उतना ही सीमित है कि वो उतना ही पढ़ेगा। और पढ़ेगा भी इसलिए कि मोटिवेशन उसका बिल्कुल एक्सटेंसिव है, कि उसको जो कह सकते हैं कि ग्रेड्स अच्छे आ जाएंगे, वो कक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा। मतलब वो खुद से उसमें उसके सीखने की इच्छा नहीं होगी कि खुद से मैं कुछ नया सीखूं। वो पूरी तरह से टीचर पे ही डिपेंडेंट रहेगा इसमें, जो सीखने वाला होगा। तो ये छोटी क्लास के बच्चों के लिए हम बोल सकते हैं पेडागोजी। हाँ जी, छोटी क्लास के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि बड़ी क्लासेस में तो ऐसा होता है कि बच्चे खुद से भी सीखते हैं। हाँ जी। और कोई कुछ पूछ रहे थे? जी मैम। मैम जैसे कि इसके अंदर मीन्स एक्स्ट्रा करिकुलर का तो कोई शब्द का ही नहीं है। जो एक बाहर के माध्यम से कोई चीज सीखी हुई और यहाँ पे लाई जाए, उसको सीखने के बाद यहाँ पे उसका यूज किया जाए, उसका कोई बात नहीं की गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ सीखा है, अगर कोई और ग्राउंड्स पे कोई कुछ सीख रहा है, तो वो कहाँ और कैसे किस टास्क पे सीख रहा है इसके बारे में बात नहीं हुई। लेकिन अगर मैं पढ़ा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी कक्षा में जो बच्चे हैं वो सिर्फ सिलेबस ओरिएंटेड ही रहेंगे, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं। और अगर वो कहीं से कुछ सीख कर रहे हैं या सीखा है या नहीं सीखा है, ये मेरी बाउंड्रीज के अंदर नहीं आएगा। अगर बच्चे ने कर रखा है तो एक अलग बात है, पर मेरे सिखाने में, मेरे सिलेबस में, या मेरे जो मुझे देना है, वहां तक की अगर मैं बात करूं, तो बच्चे और मेरे बीच का रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ किताब और उसमें लिखा जितना जितना काम, जितना भी लिखा है, सिर्फ उतना ही रहेगा। हाँ, ऐसे समझ सकते हो आप इसको। हाँ जी, और कोई कुछ पूछ रहे थे इनके अलावा? जी मैम, हम ये पूछ रहे थे, जो ये शिक्षा शास्त्र एक अपन टॉपिक है, तो हमने अभी इसको मीन्स 6 से या 7 पॉइंट में जैसे हम कवर कर रहे हैं, उसको यदि 7 पॉइंट का अपन निचोड़ निकालते हैं, तो शिक्षा शास्त्र मीन्स उसका निचोड़ आप मुझे बता सकते हैं कि अपन कैसे उसको समझ सकते हैं? इसको हम समझ सकते हैं कि ये हमारा टीचर सेंटर्ड होता है। इसमें लर्नर का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। इसको ये निचोड़ समझ सकते हो आप इसका। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, टीचर सेंटर्ड जो मेथड्स होते हैं, लर्नर सेंटर्ड मेथड्स होते हैं, तो इसको हम समझ सकते हैं ये टीचर सेंटर्ड होता है। ठीक है? जी मैम, ये जो सेकंड पॉइंट है, शिक्षार्थी को केवल यह जानने की आवश्यकता है कि कक्षा उत्तीर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है, ना कि इसे अपने जीवन में लागू करने की। मीन्स अगर वह जानने की जानता है चीजों को, तो वो लागू क्यों नहीं कर सकता है अगर चीज अच्छी है? देखो, क्योंकि इसमें ऐसा है कि ये हम मान सकते हैं, जैसे प्रीति जी ने अभी कहा कि हम मान सकते हैं छोटे बच्चों के लिए। तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो बस उतना ही जितना वो जानते हैं उसको वो बहुत कम कह सकते हैं कि बहुत कम अप्लाई करते हैं अपने जीवन में। मतलब उनका जो सीखने का होता है वो उतनी तक ही सीमित होता है कि उनको बस क्लास पास करनी है। बस उतने तक ही वो सीमित होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उस चीज को अपने जीवन में भी लागू करें। ठीक है? ओके, मतलब यहाँ पर ये सिर्फ मीन्स पासिंग के लिए पढ़ाई हो रही है, मतलब ये नहीं कि अपने जीवन में करो आप लागू तो ठीक है, ना करो तो भी ठीक है, ऐसा है? हाँ जी, ऐसे समझ लो आप इसको। ओके। बस बट मैम यहाँ पर टीचर पर डिपेंड रहते हैं, मतलब कि अगर टीचर चाहेंगे बच्चे को इस तरह करवाना है तो वो कर सकते हैं। एक पॉइंट ऐसा लिखना है ना शायद। मतलब इसमें ऐसा है ना कि टीचर जो करवाएंगे वो तो बच्चे करेंगे ही, क्योंकि इसमें जो लर्नर है वो आश्रित है उन्हीं पे, सिखाने वालों पे। अगर टीचर चाहे कि उनको आपको इस चीज को, कि लर्नर को वो ऐसा कहे कि जो हम कर रहे हैं तो उसको आप अपने जीवन में अप्लाई करो, तो वो कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर इसका हम देख सके कि एक जो बेसिक जो चीज है इसमें वो यही है कि जो भी होगा वो सिखाने वाला ही सीखने वाले को पूरी तरह से सिखाएगा। सीखने वाला खुद से नहीं कोशिश करेगा, ना ही ऐसे ऐसा कर सकता है कि वो जो सीख रहा है उसको अपने जीवन में आगे लागू करे। ठीक है?
इसमें। हाँ जी, अभी देख लेते हैं अगला। अगला है हमारा एंड्रागोजी। ठीक, इसमें क्या होता है, लर्नर्स नीड टू नो व्हाई दे नीड टू नो द इंफॉर्मेशन। मतलब शिक्षार्थियों को यह जानना आवश्यक है कि उन्हें जानकारी जानने की आवश्यकता क्यों है। मतलब इसमें ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा कह सकते हैं इसको, ये लर्नर सेंटर्ड हो जाएगा। इसमें जो लर्नर होगा वो पूरी तरह से किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा। टीचर की जरूरत उसको होगी ऐसा नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना दिमाग भी लगाकर कि जो वो इंफॉर्मेशन ले रहा है, जो वो जानकारी ले रहा है, वो किस लिए ले रहा है, उसको उसको कैसे अप्लाई करना है अपने जीवन में। ठीक है। द लर्नर इज अ सेल्फ डायरेक्टेड ह्यूमन, मतलब सीखने वाला एक आत्मनिर्देशित इंसान होता है। और जो तब अधिक सीखता है, मतलब अगर सीखने वाला एक आत्मनिर्देशित है तो वो बहुत अच्छे तरीके से और अधिक सीखता है। ठीक है। सॉरी। Adults need just-in-time learning so that they are learning things they can use a right way। मतलब वयस्कों को समय पर सीखने की आवश्यकता होती है ताकि वे ऐसी चीजें सीख सके जिनका वे तुरंत उपयोग कर सके। मतलब अब उनको सीखना भी है तो उस चीज का ऐसा है कि उनको ऐसी चीजें ही सीखनी है ज्यादातर कि जिस चीज को वो अपने जीवन में अपना सके। ठीक है, या जिसका वे उपयोग कर सके। ठीक है। फिर है, adults see the purpose of learning as acquiring information अबाउट अ टास्क और प्रॉब्लम एट हैंड। मतलब जो इसमें सीखने का उद्देश्य है वो क्या होता है कि वयस्क सीखने का उद्देश्य किसी कार्य या समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करना मानते हैं। ठीक, अगर कोई कार्य है या किसी कोई समस्या है किसी के जीवन में या किसी भी प्रकार से समझ सकते हैं, तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना ही इसका उद्देश्य होता है, हमारी जो हमारी एंड्रागोजिकल अप्रोच होती है। ठीक, दे हैव इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू सिंपली बी बेटर। मतलब उनमें बस बेहतर बनने की आंतरिक प्रेरणा होती है। जैसे हमारा पेडागोजिकल अप्रोच था, उसमें क्या था कि जो उनकी प्रेरणा थी वो बाहरी रूप से थी, बस इसलिए थी कि उनके ग्रेड्स अच्छे आए, या वो कह सकते हैं कि इस क्लास से पास होके अगली क्लास में पहुंच जाए। लेकिन जो हमारी एंड्रागोजी है, इसमें क्या होता है कि बच्चों में अंदर से मोटिवेशन होती है कि वो बस अपने आप को बेहतर बनाए। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? ये सब ब्लूम की वो है क्या मैम, ये एंथ्रोपोलॉजी पेडागोजी, मतलब ये किसने बताया, ऐसा कुछ है क्या इसका, मतलब साइंस या नहीं, किसी? नहीं, इसका ऐसा कुछ नहीं है। ब्लूम वाला हमने कल कंप्लीट कर लिया था, आपको वो मैं लास्ट में बता दूंगी, ये अलग से है एक। आगे बढ़े अभी? मैम एक बता। चीज मुझे कंफर्म कंफर्म करना था सिर्फ, जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर बच्चा कुछ सीख रहा है, ये लास्ट में डिस्कस करते हैं मैम, रहने दीजिए। हाँ, ओके, ठीक है। अभी देखते हैं, ये हमने देख लिया। एक मिनट रुकिएगा, मैं पानी पी लूं। हाँ, सॉरी। हाँ जी, अभी देखते हैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला है इसमें फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सरल से जटिल जटिल तक। तो इसमें क्या, इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमें बच्चे को कोई चीज सिखानी है तो ऐसा नहीं है एकदम से हम उनको कोई कठिन चीज करवा देंगे। तो पहले हमें शुरुआत करनी चाहिए सरल चीजों से, तो जो सिंपल थिंग्स होती है उनसे हमें बच्चों को शुरुआत करना है। फिर उनको धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे लेके जाना है ताकि वो जो हम उनको सिखा रहे हैं वो अच्छे से समझ सके। अगर हम उनको पहले ही कोई कठिन चीज समझाएंगे तो वो उनके दिमाग में ही नहीं जाएगी। इसलिए हमें शुरुआत करनी है सिंपल चीजों से। ठीक, अगला है फ्रॉम अननोन टू नोन, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर हमें जाना है। इसको इस उदाहरण से समझ सकते हो कि अगर हमें मान लो बच्चे को आज करवाना है प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक, जितने भी उसका होता है मैथ्स में करवाना है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो कहीं ना कहीं पहले हम उनसे पूछेंगे, उनकी नॉलेज का पता करेंगे। तो सिंपल चीजें पूछेंगे कि आप मतलब लाभ और हानि के बारे में आपको क्या क्या पता है। तो जो जो उनको पता है उसके आधार पर हम थोड़ा थोड़ा उनको समझाएंगे, और उसके बाद अननोन की तरफ लेके जाएंगे। जो जो उसमें फॉर्मूले होते हैं, जो और अधिक चीजें होती हैं, वो उनको बताएंगे। यह आ जाएगा हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर में। ठीक, अगला है फ्रॉम हाँ, सीन। हाँ जी, कुछ बस बोल रहे कोई? ये वाला फिर से बताइए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब नहीं समझा, जो हमें मालूम है फिर हम कैसे क्या? मतलब बच्चों को हमें ऐसे समझाना है कि जो पहले उनको
मालूम है जिस चीज के बारे में, इसको ऐसे समझ लो कि जैसे वही वाला है कि हमें बच्चों को करवाना है क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ठीक, तो पहले हम बच्चों से जानेंगे कि आपको क्या क्या पता है सामान्य जीवन में। अगर देखा जाए उदाहरण के तौर पे, तो हम बच्चों से पूछेंगे क्या क्या समझते हो कि किस चीज, क्या चीज हमारी प्रॉफिट होती है, क्या चीज हमारी लॉस होती है। तो जो जो उनको पता होगा, उनकी बेसिक नॉलेज की जो वो जानते हैं, मतलब जो उनके लिए ज्ञात है। फिर अज्ञात की ओर इसमें ऐसे जाएंगे कि इसमें हमें और ज्यादा उनको फॉर्मूले के जरिए, जो नए नए फॉर्मूले होते हैं या जो जो इसमें और चीजें होती हैं अलग से, उसके बारे में उनको बताएंगे। पहले उनको जो पता था वो उनको पता था, ठीक है। फिर जो हमें उनको उसी चीज के बारे में और डीप बताना है, वो हम बाद में बताएंगे उनको। मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर इसमें जाना है। अभी क्लियर हुआ? यस। हाँ जी। अगला है हमारा फ्रॉम सीन टू अनसीन, यानी दृश्य से अदृश्य की ओर। इसमें इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमें दृश्यों के रूप में देखें, तो बच्चों को हम पहले बताएंगे प्रेजेंट के बारे में, वर्तमान के बारे में, कि आज क्या है, आज क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीजें। तो फिर ये हो गया हमारा सीन, कि आज जो हो रहा है वो दृश्य हो गया हमारा, ठीक है। फिर अगर हमें अदृश्य की ओर कैसे लेके जाना है, दृश्य तो हो गया हमारा वर्तमान। फिर अगर हमें उनको कुछ फ्यूचर के बारे में बताना है, तो वो हो जाएगा हमारा अदृश्य। तो मतलब ये हो जाएगा हमारा फ्रॉम सीन टू अनसीन, के दृश्य से अदृश्य की ओर बच्चों को बताना है। अगला है फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी ठोस से अमूर्त तक। फिर है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, यानी खास से आम तक। इसमें भी इस तरह से ही समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर से जनरल के पहले हमें कोई एग्जाम्पल दे देंगे बच्चों को, ठीक। उसके बाद उसका जो मेन टॉपिक होगा वो उनको समझाएंगे। कि मान लो हमने उनको दो तीन सेंटेंसेस दे दिए कोई, एक हमने प्रेजेंट का दे दिया, एक पास्ट का दे दिया सेंटेंस, और एक फ्यूचर का दे दिया। वो उनको एग्जाम्पल दिए, ठीक है। फिर उनको थोड़ा कहेंगे, उसमें थोड़ा दिमाग लगा, सोचेंगे बच्चे, अपने आप से बताएंगे फिर। तो जितना उनको समझ आएगा वो ठीक है, पहले हमने उनको एग्जाम्पल दिए। फिर उसके बाद हम उनको क्लियर करेंगे कि ये चीजें क्या क्या है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, ये हमारा फ्यूचर टेंस है, ये हमारा पास्ट टेंस है, ठीक है। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर टू जनरल। फिर है फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी संपूर्ण से अंश तक। इसमें हम इस तरह से समझ सकते हैं कि संपूर्ण रूप से यदि हमें बच्चे कोई पोइम करवा रहे हैं, तो पहले हम क्या करते हैं कि पूरी पोइम एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। जब पूरी पोइम हमने एक साथ पढ़ा ली बच्चों को, तो ये तो हो गया इसका पूरा एक संपूर्ण तरीके से कि हमने पूरी पोइम एक साथ पढ़ ली। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें एक पोइम करवानी होती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका एक एक पैरा वो पकड़ते हैं, जो स्टेंजा होता है उसका एक एक स्टेंजा पकड़ते हैं, फिर उसकी एक एक लाइन का मीनिंग बच्चों को समझाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा संपूर्ण से लेकर अंश तक, ठीक। अगला है फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट, यानी अनिश्चित से निश्चित की ओर। फिर है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मनोवैज्ञानिक से तार्किक तक। इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि पहले पहले जो हमें शुरुआत करनी है, हम इस तरह से कर सकते हैं कि जिस जिस चीज के बारे में बच्चों को थोड़ा बहुत पता है, या जिस जिस चीज के बारे में उनको कह सकते हैं कि इंटरेस्ट है, उसके बारे में करवा लिया। फिर उनको उसके आगे आगे बढ़ते गए, और लॉजिकली उनको जो अलग अलग चीजें होंगी वो समझाएंगे, ठीक है। फिर है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी विश्लेषण से संश्लेषण तक। एनालिसिस होता है हमारा किसी भी चीज को, एक बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक। और सिंथेसिस होता है छोटे छोटे पार्ट्स को बिल्कुल एक बड़ा पूरा पार्ट बनाना। मतलब ये दोनों ऑपोजिट है। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे कि मान लो कोई बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा, ठीक है। फिर उसको हम क्या करेंगे कि उसके छोटे छोटे पार्ट्स बना लेंगे। तो उसको एक एक पार्ट्स को बच्चों को समझाएंगे, एक एक पार्ट्स को हमने समझाया अलग अलग से, ठीक। फिर उस चीज को हम इकट्ठा कर देंगे कि ये पूरा एक ही चीज थी। तो वो आ जाएगा हमारा विश्लेषण से संश्लेषण तक। तो ये हो गए हमारे शिक्षण के सिद्धांत। सभी को क्लियर है? आगे बढ़े। मैम ठोस से अमूर्त तक इसका एग्जांपल देते हुए समझाएंगे। अच्छा, ठीक है। ठोस से अमूर्त, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इसको इस तरह से समझो, मान लो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर हमें उनको सिखानी है कि मान लो हमें उनको ऐड करना सिखाना है कि 2+2 कितना होता है, ठीक। तो इसको अगर उनको डायरेक्ट ऐसे करना नहीं आ रहा है, पेन पेपर से करना नहीं आ रहा है कि 2+2 कितना होता है, तो हम उनको किसी उदाहरण के रूप में ऐसे समझा सकते हैं कि बच्चों को हमने दो बॉल्स दे दी, कि ये देखो दो बॉल्स दे दी, फिर दो कुछ और चीजें दे दी, ठीक है। तो ये उनको ये बताएंगे कि ये सारी कितनी हुई, दो बॉल्स आपको दे दी, दो आपको मान लो बुक्स दे दी,
तो 2 बॉल्स और 2 बुक्स ये मिला के कितने हुए? तो हम शुरुआत किस चीज़ से की? कंक्रीट चीज़ से की हमने उनको, कि उनको इस चीज़ से समझाया कि देखो 2 + 2 ये हो गया, हमारा 4 हो गया, ठीक है? फिर आगे इस तरह से हम इसको शुरुआत करेंगे छोटे-छोटे करके, फिर जब हमारा क्या कह सकते हैं कि एक तरह से लेवल बढ़ेगा बच्चों का, तो हम इन्हीं चीज़ों को, क्योंकि उस टाइम पे हमें ऐड कराना तो उनको नहीं सिखाना होगा, तो जो भी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है इस चीज़ से रिलेटेड, वो सारे उनको समझाएँगे फिर। पहले शुरुआत करेंगे कंक्रीट चीज़ से, ठीक है? जरूर। हाँ जी, ठीक है। मैम एक बार लास्ट वाला बता दीजिए, लास्ट वाला please। ठीक है, बताती हूँ। लास्ट है हमारा विश्लेषण से संश्लेषण तक, मतलब एनालिसिस टू सिंथेसिस। अब इसको ऐसे समझ लो कि मान लो हमें बच्चों को बताना है अर्थ के बारे में, ठीक है? अर्थ के बारे में, पूरी अर्थ के बारे में बच्चों को बताना है, तो हम एकदम से पूरे के बारे में नहीं बताएँगे, छोटे-छोटे पार्ट्स के बाँट लेंगे अर्थ को, तो उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में बाँटेंगे, ठीक है? मान लो ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया हो गया, तो छोटे-छोटे पार्ट्स में बाँट के उनको अलग-अलग पार्ट समझाएँगे पहले, ठीक है? फिर जब उनको अलग-अलग से वो समझ आ जाएगा, फिर उसका पूरा ही उनको कह सकते हैं कि उसको इकट्ठा कर लेंगे उस चीज़ को, ठीक है? फिर वो पूरा एक बन गया है कि पूरा हमने जिस चीज़ के बारे में उनको समझाना था, वो पूरा बन गया। छोटे पार्ट से समझाया, फिर पूरा हो गया वो, ठीक है? इस तरह से समझो इसको। ओके मैम। हाँ जी। मैम सेकंड लास्ट मनोवैज्ञानिक, सॉरी उसके ऊपर वाला जो अनिश्चित पे निश्चित है ना वो। ठीक है, अनिश्चित से निश्चित की ओर, इंडेफिनिट टू डेफिनिट। किसी के पास कोई एग्जाम्पल आ रहा है इसी का, तो इसका तो बता दीजिए प्लीज। आवाज आ रही है मैम मेरी? जनरली, जैसे जी मैम, हाँ जी, बोलिए। अनिश्चित से निश्चित की ओर मीन्स जो है कि आप किसी उसमें कोई डाउट है और वो वस्तु आपके पास हो जाती है कि निश्चित विद प्रूफ के साथ, तो आप उसे निश्चित करके बता सकते हैं सर। अच्छा, ठीक है। पारिका जी, आप क्या कह रहे थे, बोलिए। जी मैम, इसमें ऐसा कह सकते हैं जैसे कि जिस इंसान की सोच हम कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, वहां तक सोच पहुंचती है, लेकिन हम उसके बारे में ठीक से अभी तक हमें उसका आंसर नहीं मिलता। जैसे अगर हम कहें कि अगर बच्चे के दिमाग में ये बात आती है कि पानी है, वो पानी आकाश से भी आ रहा है, वो पानी हमारे अंदर भी हम पी भी रहे हैं, वो पानी ओशंस में भी है, तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है? मतलब मुझे पानी हमेशा अवेलेबल कैसे हो सकता है? इस तरह की जो चीजें हैं जिसमें कहीं ना कहीं एक गैप है कि हम उसकी आगे नहीं जा पा रहे, और उसकी सोच में ऐसा है कि कहीं ना कहीं वो है तो बहुत बहुत वाइड टॉपिक, और लेकिन हम उसको ठीक से नहीं, अपनी बातों में ठीक से नहीं ला पा रहे हैं। तो उसको एक डेफिनाइट स्ट्रक्चर दिया जाता है कि बेटा इस पे ना देखो वाटर रिसाइकलिंग ऐसे होती है, सॉरी वाटर साइकिलिंग ऐसी होती है, और इसमें ऐसे सूखेगा पानी और ऊपर जाएगा, कंडेंस होगा, नीचे आएगा। तो ये एक समझाने का तरीका हुआ कि हम भी जो पी रहे हैं और जो है वो पूरा का पूरा वाटर लेवल जो है अर्थ पर वैसा का वैसा ही आज तक इंटैक्ट है। तो बच्चे के मन में आएंगे पानी खत्म क्यों नहीं हुआ अभी तक, इस तरह के ना अजीब से ख्याल आएंगे जो बच्चों के मन में आते ही आते हैं, हमारे भी आते हैं। तो हमारे ख्याल थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, बच्चों के थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। तो एज ए टीचर हम उस चीज को थोड़ा स्ट्रक्चर करके उसको एक शेप देके, या एक प्रोसेस के थ्रू, या एक फ्लो चार्ट के थ्रू, इस तरह से हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। क्लियर हुआ आपको जो पूछ रहे थे? मैम ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे परियों की बात बोला जाता है, परियां देखा तो है नहीं किसी ने, लेकिन वो देख के समझ सकते कि हाँ ये परी है, या फिर नहीं आ, नहीं, यहाँ ये नहीं कह सकते, ये क्योंकि नहीं परी होगा। जो है वो एक ऐसी तो कल्पना है हाँ जो कल्पना की ही मतलब, बातें कह रही हूँ कि वो अनिश्चित है ना, उसका कोई वो ही नहीं, लॉजिक ही नहीं है, पर हम उसको नहीं पर वो लॉजिकली कर निश्चित लेते नहीं हैं। है कहीं पर, वो हाँ निश्चित हाँ कहीं नहीं है। हाँ। तो जो चीज अनिश्चित से निश्चित तक आ सकती है उसकी हम बात करेंगे। जैसे अच्छा। कि हम रिसर्च में पढ़ रहे हैं ना, हाइपोथेसिस, हम्म। ठीक है ना? हमने हाइपोथेसिस, अगर वो सही निकल गया तो निश्चित हो गया, नहीं निकला तो नहीं हुआ। ठीक है, आप ये कह ओके। सकते हो मेरी इमेजिनेशन थी बहुत दूर तक जा रही थी, पता नहीं क्या क्या फिर सोचा। जब मैंने उस पर पढ़ा या मैंने रिसर्च करी, देखा कि हाँ वो तो वैसा का वैसा ही है, पर मैं मेरा अनुमान कहीं ना कहीं, या मेरी हाइपोथेसिस जो थी कहीं ना कहीं, जिसका बहुत ही वाइड एरिया था कवर करने का,
वो हुआ, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट हुआ। जैसे मैं इसके ऊपर ना साइंटिस्ट के ऊपर भी थोड़ा समझ सकते हैं, जब वो एनर्जी के ऊपर सोचते हैं, या एनर्जी का जब E इक्वल टू एम सी स्क्वायर निकल के आया तो वो क्या था, ओम इक्वल टू एम सी स्क्वायर निकल के आया तो क्या था। तो वो ये जो चीजें निकल के आती हैं क्या होती है, पहले इनकी दिमाग में बहुत बहुत बड़ी कल्पना हो रही होती है, उसी के बाद वो एक निष्कर्ष पे आते हैं कि इसको इक्वल टू इतना कर दो तो ये बन गया। मैथ्स में भी ना सेम ऐसे ही होता है, वो बहुत बड़े लेवल पे जाके कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, लास्ट में आके एक से फॉर्मूला निकाल देंगे। अगर आज की डेट में आप कोई छोटा सा फॉर्मूला भी लें, उसे खोलते 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 जाओगे ना, बहुत बहुत बड़ा हो जाता है वो। अब वो पढ़ते थे ना, क्या कहते हैं उसको, मैथ्स में थ्योरम्स, हम थ्योरम्स पढ़ते हैं ना, जबकि वो छोटा सा एक फॉर्मूला होता था। और थ्योरम्स में भी अगर आप और खोलोगे ना उसे, तो और बड़ी चीज आ जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि बड़े से छोटी की तरफ हम लेके जा रहे हैं, उसे छोटा करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर में पहुंचा दिया। अगर मैं ई एम सी इक्वल टू एम सी स्क्वायर, अगर मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलूं, तब तो सबको समझ आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी है, ऐसे मास है, उसकी कंजर्वेशन हो गई, खत्म। लेकिन अगर इसको मैं और बड़े लेवल पे जिसने खोजा, तो उनके दिमाग में कितनी कल्पनाएं होंगी, आप ये सोचिए। बिल्कुल इनडेफिनेट मीन्स इन्फिनिटी के लेवल पे उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो निष्कर्ष पे आए। उन्होंने एक चीज उसको कहीं ना कहीं उसको ढूंढ के एक छोटी सी उसमें पात्र में ला के रखने की कोशिश करें। ये मैं कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, क्लियर हुआ अभी जो पूछ रहे थे, मैम थैंक यू। जी इसमें मैम। यदि ऐसा क्वेश्चन बनता है शिक्षण के कितने सिद्धांत होते हैं, तो ओनली 9 ही सिद्धांत होते हैं कि और भी होते, मीन्स 9 ही, सॉरी 10 हैं शायद, 9 है। नहीं नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि इसमें और भी अलग अलग हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मान लो उन्होंने कोई एग्जाम्पल लिख के दे दिया, तो वो इस तरह से पूछ सकते हैं कि ये कौन सा सिद्धांत है, तो आपको वो थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में। ऐसा तो नहीं आएगा, क्योंकि ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नंबर्स होते हैं ना, कहीं पे 9 होंगे, कहीं पे 8 होंगे, कहीं पे 10 होंगे, ऐसे। ओके। हाँ जी, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देख आगे आगे है हमारा टॉपिक माइक्रो टीचिंग, यानी जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। तो देखते हैं ये होता क्या है। माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक फॉर लर्निंग टीचिंग स्किल्स। मतलब जो सूक्ष्म शिक्षण है वह शिक्षण कौशल सीखने के लिए एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है। मतलब इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई टीचिंग से रिलेटेड कोई कह सकता है कि ट्रेनिंग करा है, ठीक है, तो उस टाइम पे होती है माइक्रो टीचिंग। किस लिए होती है कि जो हमारा शिक्षण है कि असल में हमें कैसे पढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए होता है कि उसका थोड़ा हमें पता चले। ठीक है, इट एम्प्लॉयज रियल टीचिंग सिचुएशन फॉर डेवलपिंग स्किल्स एंड हेल्प्स टू गेट डीपर नॉलेज रिगार्डिंग द आर्ट ऑफ टीचिंग। मतलब यह कौशल विकसित करने के लिए वास्तविक शिक्षण स्थिति का उपयोग करता है और शिक्षण की कला के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। मतलब कि जो माइक्रो टीचिंग में बिल्कुल वैसा ही वातावरण प्रदान किया जाता है जो ट्रेनीज होते हैं, कि जैसा जो हमारा कह सकता है वास्तविक क्लासरूम्स में होता है, ठीक है, उनको वैसा ही कह सकते हैं वैसी सिचुएशन करवाई जाएगी, वो टीचर के रोल में होंगे। माइक्रो टीचिंग में ऐसा होता है कि उतना बड़ा नहीं होता है, जैसे हम होते हैं ना, क्लास हमारी कितनी होती है, 1 घंटे की हो गई, 40 मिनट की हो गई, उतना नहीं होता है। ये 10 से 15 मिनट की हो सकती है माइक्रो टीचिंग। तो इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स दिए जाते हैं जो हमारे ट्रेनिंग करने वाले होते हैं, तो वो उसको करवाते हैं एक टीचर की तरह पे। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स भी होते हैं और जो कह सकते हैं उनको ऑब्जर्व करने वाले भी होते हैं। तो इसमें स्टेप्स होते हैं। पहला होता है प्लान, कि पहले हम प्लान करते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, फिर हम उस चीज को पढ़ाते हैं। ठीक, हमने प्लानिंग की, मान लो हमें ये सेल के बारे में पढ़ाना है, तो उसके लिए हम पहले प्लानिंग करेंगे, फिर उस चीज को पढ़ाएंगे, फिर हमें फीडबैक मिलेगा। ठीक है, जो हमने पढ़ाया उस चीज पे हमें फीडबैक दिया जाएगा। ठीक है, फिर अगर उसमें कोई गलती रहती है या कोई कमी हमें लग रही है, तो हम क्या करेंगे, रीप्लान करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रीटीच करेंगे और हमें दोबारा से फीडबैक मिलेगा। तो ये सारे इसके स्टेप्स हो गए। ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ सभी को कि कोई किसी को कुछ पूछना है? मैम ये वैसे ही है जैसे कि सैनिटेशन होता है, क्या? ये वो बीएड जैसे जो बीएड किया होगा उनको पता होगा, बीएड में माइक्रो टीचिंग होती है 15 हाँ मिनट की। जी, हाँ जी, मैंने मतलब ये नहीं किया, आई एम सॉरी, बस कोई नहीं कंपेयर वो। करना चाह रही हूँ। हाँ। जैसे कि सैनिटेशन होता है, सैनिटेशन में क्या होता है, जैसे लॉ में क्या होता है, कोर्ट रूम दे देते हैं, नकली का कोर्ट रूम होता है, तो जिसे बनाया होता है, तो वहां पे एक जज बन के बैठ जाते हैं, जैसे टीचर होते हैं वो एज अ जज बनेंगे, और जो स्टूडेंट्स होते हैं एक डिफेंडर होता है और एक ऐसा विक्टिम की तरह वहां पे प्रोसिक्यूशन पूरा प्रॉपरली एक
कोर्ट रूम का जो एक लॉ होता है ना, वैसा डेकोरम बना के पूरा वहां पे केस की तरह वहां पे लड़ाया जाता है। मीन्स नकली वाला होता है, सब कुछ एक तरह का एक्ट होता है वो, बट नहीं उसमें नहीं, एक तरह पारिका जी, इसमें ना सब कुछ रियल ही होता है। मतलब अगर हम लोग जैसे बीएड कर रहे थे तो हम लोग को जो टीचिंग करने के लिए भेजा जा रहा था तो वो स्कूलों में ही भेजा जाता है। बट ये इसमें लेसन प्लान बना के अपनी फाइल तैयार करके 15 मिनट का अच्छा टाइम दिया जाता है। अपना लेसन प्लान जो आप बनाए हैं उस बच्चों को उस टॉपिक को क्लियर कराना होता है और फीडबैक देने के लिए वहां के टीचर्स रहते हैं। अच्छा, ये अच्छा, सब ये कुछ वैसा है, ठीक है, एमडीएनआरआई हाँ में हुआ था ऐसा। हाँ हाँ हाँ, वो ये पूरा उन्होंने बीएड में ये एमएससी लेसन में प्लान भी करवाते करवाते जो। उनको दिया जाता है, एमएससी में भी थीसिस कंप्लीट करने के लिए वैसे ही सेम होता है। ओके, आई गॉट देखो, इट। हाँ मैम जी, प्लान वाला एक बार बता दीजिए, प्लान करके फीडबैक किसका, कौन लेगा फीडबैक इनका? देखो इसको ऐसे समझो, मैं समझाती हूँ आपको। जो स्कूल पे जाने वाला होता है ना, जब स्कूल पे जाते हैं जो ट्रेनिंग वाले होते हैं, इसको वो नहीं मानेंगे क्योंकि उसमें हमें पूरा पढ़ाना होता है। क्योंकि मैंने भी बीएड किया तो मैं उस एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रही हूँ, उसमें हमें पूरा पढ़ाना होता है, ठीक है। जो हमें कह सकते हैं कि जो हमें मान लो जैसे मेरे पास था तो मुझे मैथ्स पढ़ाना था बच्चों को, ठीक है, तो वो मैं पढ़ाती थी। उसमें पूरा उनका एक होता था, मान लो 1 घंटे की उनकी क्लास है तो वो होगी, लेकिन माइक्रो टीचिंग हमें उससे पहले करवाई जाती है, स्कूलों में जाने से पहले हमें करवाना होता है। तो इसमें जो प्लानिंग है वो क्या है कि मान लो जैसे हमें आज कोई टॉपिक कराना है, मान लो बच्चों को अ, हमें सिखाना है समझ लो, और टेबल सिखाना है। टेबल तो बहुत छोटे लेवल पे हो गए, मान लो उनको कह सकते हैं एडिशन सिखाना है, सब्ट्रैक्शन सिखाना है। तो उसका पहले हम प्लान बनाते हैं कि हम बच्चों से क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कि उनकी पहले प्रीवियस नॉलेज हम चेक करेंगे, ठीक है। उसके स्टेप्स होते हैं, जो प्लानिंग होती है, ठीक, कि ऐसे तो नहीं पढ़ाने चले जाएंगे। तो उसमें ना पहले पूछेंगे बच्चे से कि बच्चे को नॉलेज कितनी है, फिर उस हिसाब से हम उनकी शुरुआत करेंगे छोटे लेवल से, ठीक है। छोटे से हम शुरुआत करेंगे, ये पहले उनको छोटे लेवल पे बताएंगे कि 1+1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से थोड़ा ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे, उनको बहुत बड़ी बड़ी संख्या देते जाएंगे। तो उदाहरण के पहले एग्जाम्पल देंगे उनको, फिर उनको कह सकते हैं कि जो उनको कुछ सॉल्व करने के लिए देंगे, पहले एग्जाम्पल जो दिया उससे रिलेटेड कुछ उनको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देंगे, ठीक है। फिर उनको होमवर्क देंगे। ये पूरी एक प्लानिंग हो गई, ठीक। फिर उसमें क्या होगा, ये हमने अभी तक लिखा है कि हमें ये करना है, ये किया नहीं है हमने, ये प्लानिंग है हमारी। फिर जो ये हमारी प्लानिंग थी ये हमें एग्जीक्यूट करनी है, मतलब हमें टीच करना है। फिर जो जो हमने एक पूरा प्लान बनाया था हमें उन बच्चों को वैसे वैसे ही पढ़ाना है, ठीक है। फिर हमें फीडबैक, इसे माइक्रो टीचिंग है क्योंकि ये, तो माइक्रो टीचिंग में फीडबैक हमारे कह सकते हैं कि हमारे जो टीचर्स होते हैं वहाँ पे जो हमें ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, या कुछ बच्चे ही होते हैं कि जिनको हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं हमारी टीचिंग को, वो हमें फीडबैक देते हैं, ठीक है। वो आता है इसमें। उसके बाद हम दोबारा से प्लानिंग करते हैं, फिर से पढ़ाते हैं और हमें फिर से फीडबैक मिलता है। ये हो जाएगा माइक्रो टीचिंग। ये पहले वाली स्टेज है, स्कूलों में जाने से पहले वाली। बच्चे ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं बीएड वाले, लेकिन ये वो उसमें माइक्रो टीचिंग नहीं होती, उसमें हमें पूरा एक घंटे पढ़ाना होता है। लेकिन स्कूलों में जाने से पहले हमें जो तैयारी करनी होती है वो माइक्रो टीचिंग आ जाएगी, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? क्लियर हाँ है जी सभी मैम। को? यस हाँ मैम, जी, मतलब क्लियर करना था कि किस उसमें है, ठीक है। हाँ जी। तो इसके ये स्टेप्स याद रख लीजिएगा, ये 6 स्टेप्स है इसके: प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच और रीफीडबैक। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। अगला है हमारा टॉपिक रिफ्लेक्टिव टीचिंग या चिंतनशील शिक्षण किसे हम कह सकते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ इवेल्युएशन। मतलब यह आत्म अवलोकन एवं आत्म मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है। ये होता है टीचर्स के लिए कि टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उससे वो खुद का ही मूल्यांकन करते हैं, खुद को ही ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज द मीन्स ऑफ लुकिंग एट व्हाट यू डू इन द क्लासरूम, थिंकिंग अबाउट व्हाई यू डू इट एंड थिंकिंग अबाउट इफ इट वर्क्स। चिंतनशील शिक्षण यह देखने का साधन है कि आप कक्षा में क्या करते हैं, ठीक, यह सोचते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं, और यह सोचते हैं कि यह काम करता है, कि क्या यह काम करता है। मतलब अगर हम कोई चीज बच्चों को आज मान लो जैसे आज मैंने आपको ये वाला टॉपिक करवा लिया, मानो मैंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी करवाया आपको, ठीक है। तो जो मेरा, फिर मैं इस चीज के बारे में ना बाद में सोचूंगी कि जो मैंने आज पढ़ाया वो मैंने उनको क्या पढ़ाया, मेरा तरीका कौन सा था, मैंने किस तरीके से उनको पढ़ाया, या उस तरीके से ही पढ़ाया तो क्यों ही उस तरीके से मैंने पढ़ाया, दूसरे तरीके से क्यों नहीं पढ़ाया। और ये भी देखना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं, कि बच्चों को इस वाले चीज से समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। द पर्पज ऑफ डूइंग इट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। ऐसा करने का उद्देश्य
उद्देश्य शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाना है, क्योंकि अगर हम खुद का अवलोकन करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को सुधारेंगे, तो हमारा जो पढ़ाना होगा, एक टीचिंग जो हमारी होगी उसमें भी सुधार आएगा। ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। हाँ जी। इसमें क्या बताया था, सूक्ष्म माइक्रो स्टिचिंग में 6 पॉइंट ध्यान में रखनी है मैम। अच्छा, हाँ जी पवन जी, इसमें ये था, पहला है प्लान, फिर था टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच और रीफीडबैक। ये याद रखना है आपको। ठीक है, हाँ जी। अगला है हमारा ब्लेंडेड लर्निंग यानी मिश्रित प्रणाली शिक्षा। ठीक, इसमें क्या होता है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल अप्रोचेज टू टीचिंग फॉर एग्जाम्पल सेल्फ बेस्ड, कोलैबोरेटिव और इंक्वायरी बेस्ड स्टडी। मतलब इसमें है कि इसे शिक्षण के कई दृष्टिकोणों के संयोजन के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए स्वगति, सहयोगात्मक या पूछताछ आधारित अध्ययन। मतलब इसमें इस तरह से समझ सकते हो कि ये मिश्रित प्रणाली है एक, के अलग अलग प्रकार से बच्चे इसमें सीखते हैं। ठीक है, द गोल ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग इज टू प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस बाय कंबाइनिंग डिलीवरी मोडेलिटीज। मतलब मिश्रित शिक्षण का लक्ष्य वितरण के तौर तरीकों को मिलाकर सबसे कुशल और प्रभावी निर्देश अनुभव प्रदान करना है। कि इसका मेन जो कह सकते हैं कि हमारा लक्ष्य है वो यही है कि जो भी हम पढ़ाए उसको बहुत ऐसे तरीके से बच्चों को पढ़ाए कि वो उनको समझ आ जाए और बहुत अच्छी तरीके से उनको समझ आ जाए। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है ब्लेंडेड लर्निंग का, क्या उदाहरण हो सकता है। someone could take an online course to learn the basics of a topic but then attend an in-person seminar to engage with experts and their skills directly। क्या दिया गया है उदाहरण कि कोई व्यक्ति किसी विषय की मूल बातें सीखने के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम ले सकता है। मतलब किसी व्यक्ति को अगर किसी विषय पे कुछ सीखना है तो पहले उसने उसके बेसिक्स जानने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई की। ठीक, फिर क्या है, लेकिन फिर विशेषज्ञों के साथ जुड़ने और सीधे अपने कौशल को बढ़ाने के लिए एक व्यक्तिगत सेमिनार में भाग ले सकता है। मतलब इसने दो चीजों का उपयोग किया कि ऑनलाइन कोर्स भी किया, मतलब उस चीज के बेसिक्स जानने के लिए खुद से पढ़ा उसने ऑनलाइन माध्यम से, फिर उसको अपनी स्किल्स भी बढ़ानी थी उसी चीज में, उसी टॉपिक में, फिर उसने उस चीज का सेमिनार भी अटेंड किया। ये आ जाएगा हमारा ब्लेंडेड लर्निंग में, कि मिश्रित प्रणाली है, इसमें बहुत सारी चीजें यूज करके सीखा जा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला सभी को? आगे बढ़े? यस मैम। ठीक है जी। अगला है हमारा इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट, की बेहतर कक्षा प्रबंधन के लिए सुझाव। कि अगर हमें एक अपनी कक्षा को अच्छे तरह से मैनेज करना है तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला है इसमें, इन केस ऑफ डेविएंट बिहेवियर अ टीचर मस्ट टेक इमीडिएट एक्शन। कि विचलित व्यवहार के मामले में शिक्षक को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। कि अगर कोई भी मान लो क्लास में मिसबिहेव कर रहा है या कुछ भी ऐसी चीज कर रहा है जो क्लास के हिसाब से सही नहीं है उस टाइम पे, तो उसको शिक्षक को उस टाइम पे तत्काल कार्यवाही उस चीज पे करनी चाहिए। ठीक है, फिर है स्टॉप टीचिंग इन केस ऑफ मिसबिहेवियर। दुर्व्यवहार की स्थिति में पढ़ाना बंद कर दे। अगर कोई बच्चा क्लास में दुर्व्यवहार कर रहा है तो उस टाइम पे बच्चे को टीचर को पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। इफ फ्यू स्टूडेंट्स डिस्टर्ब द क्लास, चेंज देयर सीट्स। यदि कुछ छात्र कक्षा में बाधा डालते हैं तो उनकी सीटें बदल दे। कि ऐसा होता है दो चार बच्चे इकट्ठे बैठे हैं मान लो, तो वो शोर कर रहे हैं, तो क्या करना है, हमें उनको अलग अलग बिठा देना है, एक साथ नहीं बिठाना है उनको, ताकि बाकी बच्चे उस वजह से परेशान ना हो। ठीक, द टीचर मस्ट लर्न टू अडेप्ट एंड बी सेंसिटिव टू द मूड ऑफ द क्लास। कि शिक्षक को कक्षा की मनोदशा के प्रति अनुकूल और संवेदनशील होना सीखना चाहिए। इसको इस तरह से समझ सकते हो कि मान लो बच्चों का मूड ही नहीं है आज पढ़ने का, तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे उनको बिल्कुल उस चीज पे थोप देना है कि नहीं तुम तो पढ़ो, आज ही खत्म करो। नहीं, ऐसा नहीं होना, उनको थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा और जैसे भी उन क्लास की मनोदशा होगी उस हिसाब से उनको आगे का मतलब पढ़ाना है या कुछ और एक्टिविटीज करानी है वो सोचना है। ठीक, one of the most effective ways of tackling a student as by giving counseling after class। मतलब किसी छात्र से निपटने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है कि कक्षा के बाद परामर्श देना बच्चों को। ठीक, फिर है टॉक टू द पेरेंट्स। माता पिता से भी बात कर लेनी चाहिए। ये वाला हुआ सभी को क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है,
लास्ट फिर से एक बार ठीक है, बताएंगे? कौन सा वाला? लास्ट वाला? सेकंड लास्ट लास्ट। वाला पूछ रहे हो आप? अच्छा ठीक है। इसमें बताया गया है कि किसी छात्र से निपटने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है कि कक्षा के बाद परामर्श देना। अच्छा, मान लो कोई बच्चा क्लास में मिसबिहेव कर रहा है, तो पहले तो हमने पढ़ाना बंद किया, ठीक, पहले हमने पढ़ाना बंद किया, फिर उसको समझ आ गया कि नहीं मेरी गलती हो गई, फिर चुप बैठ के ऐसे ऐसे करके कुछ भी हो गया, या मान लो हल्का सा हमने उसको डांट दिया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, हम तुम्हारी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, ठीक। तो फिर क्या होगा, जब क्लास खत्म होगी तो उस चीज को हमें वैसे ही नहीं छोड़ देना कि अब तक बच्चे के मन में गलत धारणाएं आ जाए, ठीक है, उसके मन में कुछ अलग ही चीजें चल पड़े, नहीं, हमें बच्चे को समझाना है, उसके बाद उनको काउंसलिंग देनी है कि देखो, मतलब कह सकते हैं कि उनको इस तरह से समझा सकते हैं कि आप ऐसा करोगे तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी, या उनको एक अच्छे अच्छे उदाहरणों के रूप में उनको समझा सकते हैं, ठीक है, मतलब हमें काउंसलिंग करनी है बच्चों की क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी। अगला है हमारा डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है, ठीक। करिकुलम कंटेन्स ऑल द सब्जेक्ट्स एंड आउटलाइन हाउ दे विल बी स्टडीड ड्यूरिंग द कोर्स, ठीक, वाइल सिलेबस इज मोर डिटेल्ड वर्जन ऑफ फॉर ईच सब्जेक्ट अंडर द कोर्स। मतलब जो हमारा करिकुलम होता है उसमें क्या है कि सभी विषय शामिल है, और पाठ्यक्रम के दौरान उनका अध्ययन कैसे किया जाएगा इसकी एक रूपरेखा दी गई है कि जो हमारा करिकुलम है उससे हमारे सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, उससे हमारी हिंदी आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी, मैथ्स, सारे सारे जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सारी चीजें करिकुलम में आ जाती है, और उनको किस तरीके से पढ़ाना है, मतलब कौन सा मेथड यूज करेंगे, वो सारी चीजें हमारी करिकुलम में आ जाती है, ठीक है। जबकि जो हमारा सिलेबस होता है वो होता है कि पाठ्यक्रम के तहत प्रत्येक विषय के लिए अधिक विस्तृत संस्करण है। मतलब अगर कोई हमारा जो सिलेबस है, तो कोई सब्जेक्ट है तो उसके बारे में हमें पूरी डिटेल में दिया गया होगा कि अगर हमारा ड्राइंग है तो उसके बारे में पूरे डिटेल में होगा, वो आ जाएगा हमारा सिलेबस, ठीक। द करिकुलम कंटेन्स कोर्स कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजीज एटसेट्रा। मतलब जो इसमें क्या आता है, करिकुलम में पाठ्यक्रम सामग्री आती है, उद्देश्य होते हैं हमारे, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, कार्यप्रणाली आदि शामिल है हमारे। फिर सिलेबस में क्या आता है, सिलेबस कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू कवर एंड डिटेल्स अबाउट असाइनमेंट्स, असेसमेंट एटसेट्रा। पाठ्यक्रम में कवर करने के लिए विषय की एक सूची, असाइनमेंट, मूल्यांकन आदि के बारे में विवरण शामिल है। क्लियर हुआ इसमें डिफरेंस सभी को? क्लियर है सभी को? नहीं मैम, मुझे थोड़ा सा नहीं क्लियर हुआ इस रिगार्डिंग की सिलेबस में और करिकुलम में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस हुआ। देखो, जो हमारा करिकुलम होगा ना वो पूरा ही आ जाएगा कि करिकुलम में हमारा क्या आएगा, करिकुलम के अंदर ही हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि सिलेबस, मान सकते हो कि करिकुलम के अंदर ही हमारा सिलेबस आता है, करिकुलम में पूरी चीजें आ जाती है कि हमें कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, वो सारे उसमें आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो सिलेबस होगा वो किसी टॉपिक का होगा। अगर मान लो हम हट प्रदीपिका पढ़ा रहे हैं तो हट प्रदीप उसका एक सिलेबस है हमारे पास कि हमें मतलब किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूरी, जो कह सकते हैं पूरी डिटेल होगी, पूरे हमें डीप में पढ़ाना होगा, वो हमारा सिलेबस में आ जाएगा। लेकिन जो करिकुलम है वो ऊपर ऊपर से एक आउटलाइन है कि हमें ये चीजें करवानी है एक पूरे कोर्स में, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट या ओके सारांश ओके। बोल सकते हैं पाठ्यक्रम को मैम। कैसे? एब्स्ट्रैक्ट या जैसे पाठ्यक्रम में बोलते हैं जो क्रम से जितना भी सिलेबस रहता है, संक्षेपण जिसे बोलते हैं, हाँ जी, कह सारांश। सकते हो, क्योंकि इसमें ऊपर ऊपर का होता है ना, बिल्कुल कह सकते हैं कि आउटलाइन होती है इसमें कि क्या क्या होना है पूरे कोर्स में, वो आ जाएगा इसमें। क्लियर मीन्स हुआ जैसे अभी? हमारे यूजीसी का, जैसे हमारे यूजीसी में है कि हठयोग होना चाहिए, दर्शन होनी चाहिए, एसएससी होना चाहिए, और सिलेबस वो हुआ जिसके अंदर उन्होंने टॉपिक हमें लिख के दिए हुए कि ये टॉपिक तो क्लियर होने चाहिए वैसे। हाँ जी, जैसे हो गया कि हमारा रिसर्च का क्या सिलेबस है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ना हाँ है, जी। ये सारी चीजें, हाँ वो हो गया, करिकुलम एक पूरा हो गया हमारा, ठीक है। ओके ओके। हाँ जी। अगला है हमारा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव टीचिंग, यानी आगमनात्मक एवं निगमनात्मक शिक्षण क्या होता है। तो सबसे पहले इंडक्टिव मेथड देखते हैं। द इंडक्टिव मेथड इज वेयर द एग्जाम्पल्स आर सर्व्ड फर्स्ट एंड द लर्नर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिगर द रूल्स आउट। मतलब जो हमारी आगमनात्मक विधि है वह है जहाँ उदाहरण पहले परोसे जाते हैं या दिए जाते हैं, ठीक, और सीखने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वह नियमों का पता लगाए।
तो हमारा जो इंडक्टिव होगा उसमें हमें एग्जांपल्स देने होंगे। मान लो कोई टीचर है तो वो पहले सीधा कॉन्सेप्ट नहीं बता देगा, वो पहले उदाहरण देगा बच्चों को, फिर बच्चों से ही पूछेगा कि आप बताओ कि क्या क्या हो सकता है, और लास्ट में खुद से उनको बता देगा जो मेन उनका टॉपिक था। ठीक। The teacher acts as a guide where the learner are at very center of the teaching learning process. शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है जहां शिक्षार्थी शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में होते हैं। ठीक। इसमें है एग्जाम्पल, ये है अ टीचर राइट्स ऑन द बोर्ड अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंसेस। ठीक। The teacher then asks the student what differences they notice in the sentences. Finally, the teacher explains the rule of converting sentences from past to present. उदाहरण क्या है कि एक शिक्षक बोर्ड पर सरल वर्तमान और सरल अतीत वाक्यों के कुछ उदाहरण लिखता है। ठीक है, मतलब कोई उन्होंने सिंपल सेंटेंसेस लिख दिए हमारे किसके, वर्तमान और अतीत के बारे में। ठीक। फिर शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि उन्हें वाक्यों में क्या अंतर नजर आता है। पहले वो एग्जाम्पल देंगे टीचर, फिर बच्चों से ही पूछेंगे उनको क्या इसमें अंतर नजर आ रहा है। ठीक है, फिर जो जो बच्चे बताएंगे, जितना जितना उनको समझ आएगा वो टीचर को बता देंगे। फिर क्या होगा, अंत में शिक्षक वाक्यों को अतीत से वर्तमान में बदलने का नियम उनको समझाते हैं कि पहले उन्होंने एक उदाहरण दिया कि देखो ऐसा है, फिर उन्होंने जो उनका मेन कह सकते हैं, मेन उनका जो टॉपिक था वो उनको बता दिया, लेकिन पहले इसमें एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं जो हमारा इंडक्टिव मेथड होता है। ठीक है, ये वाला ओके है सभी को? मैम फिर से एक बार जी बता मैम। देंगे? अच्छा, फिर से देखो, इसमें ये होता है जो हमारा इंडक्टिव मेथड है ना, इसमें हम एग्जाम्पल्स पहले देते हैं। ठीक है, कि आगमनात्मक विधि वह है जहाँ उदाहरण पहले दिए जाते हैं और सीखने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वह नियमों का पता लगाए। कोई मतलब इसमें जैसा उदाहरण दिया गया है ना कि बच्चों को हमने पहले सरल वर्तमान और सरल अतीत वाक्य बताए। ठीक, टीचर ने कुछ सिंपल सेंटेंसेस थे, और कुछ हमारे प्रेजेंट टेंस के थे, कुछ हमारे पास्ट टेंस के थे। मान लो एक हमने प्रेजेंट का लिख दिया, एक हमने पास्ट का लिख दिया, उदाहरण दिया हमने, ये पहले सीधा हम समझाने नहीं लगे उनको कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक, फिर हम बच्चों से ही पूछेंगे कि आपको जो हमने ये सेंटेंसेस लिखे हैं इसमें आपको क्या अंतर नजर आ रहा है। तो बच्चों को जितना जितना भी समझ आया है, जितना वो समझ पा रहे हैं, वो टीचर को बताएंगे। ठीक, उसके बाद बिल्कुल लास्ट में जब सारा डिस्कशन हो जाएगा, बच्चे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लेंगे, उसके बाद टीचर उनको पूरा कह सकते हैं कि पूरा उनको एक नियम बताएंगे कि चूंकि जो बेसिक रूल होता है, हमने वो क्यों एग्जाम्पल दिए थे कि अगर हमें बदलना है, कि हमें पास्ट टेंस को प्रेजेंट टेंस में बदलना है, उसका जो रूल होता है वो बच्चों को समझाएंगे। पहले उदाहरण देंगे, फिर बच्चों को जो मेन जो टॉपिक था वो बताएंगे। ठीक है, यस मैम। हाँ जी, ये हो गया हमारा इंडक्टिव। अब देखते हैं डिडक्टिव मेथड क्या होता है। द डिडक्टिव मेथड इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज एंड और ग्रामर वेयर रूल्स आर गिवन बाय टीचर अप फ्रंट फॉलोड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल्स। इसमें क्या होता है, निगमनात्मक जो विधि होती है, भाषा और व्याकरण पढ़ाने की एक पारंपरिक विधि है, पुरानी विधि है, मतलब काफी समय से चली आ रही है, जहाँ शिक्षक द्वारा पहले नियम दिए जाते हैं और उसके बाद संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं। ये बिल्कुल उल्टा है हमारा इंडक्टिव का। वहां पे पहले उदाहरण थे, उसके बाद जो नियम था वो बताया जा रहा था, लेकिन हमारे जो डिडक्टिव है उससे पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स द लर्नर्स डू नॉट हैव मच टू डू एज टीचर डज इट ऑल फ्रॉम ड्रॉपिंग द रूल्स, गिविंग एग्जाम्पल्स एंड देन एक्सप्लेनिंग द रूल्स विद रेफरेंस टू द एग्जाम्पल्स। मतलब इसका मतलब क्या है कि शिक्षार्थियों के पास सीखने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि शिक्षक नियमों को छोड़ना, उदाहरण देना और फिर उदाहरणों के संदर्भ में नियम को समझाना सब कुछ करता है। इसमें ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जो हमारा इंडक्टिव था उसमें बच्चे अपना दिमाग लगा रहे थे। टीचर उनसे ही पूछ रहे थे कि हमने एग्जाम्पल दिया है तो देखो आपको इससे क्या समझ आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये उसका बिल्कुल उल्टा है तो इसमें जो टीचर है वो पहले ही कोई रूल बता देंगे बच्चों को, उसके बारे में उदाहरण भी दे देंगे। ठीक है, तो इसमें बच्चों के लिए इसलिए कुछ करने को नहीं है क्योंकि टीचर ही सब कुछ बता रहे हैं, उनको अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है इसमें। ठीक है, इसको उदाहरण के रूप में ऐसे समझ सकते हैं, दिस अप्रोच इज मेनली यूज्ड इन अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री के। इस दृष्टिकोण का मुख्य रूप से बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति में किया जाता है, कि जो जैसे हमारे मैथमेटिक्स से रिलेटेड है ये सारी टर्म्स, तो इसका जो यूज है ज्यादातर इन चीजों में किया जाता है। तो क्लियर हुआ दोनों सभी को, इंडक्टिव और डिडक्टिव? आगे बढ़े? यस मैम। हाँ जी,
देखो इसको इस डायग्राम से भी समझ सकते हो। इंडक्टिव होता है उसमें पहले एग्जांपल्स दिए जाते हैं, फिर जनरल रूल पे जाते हैं। जो डिडक्टिव होता है उसमें पहले जनरल रूल बताते हैं, फिर उनको एग्जांपल देते हैं। जो हमारा डिडक्टिव होता है इसको आप डीजीपी से याद रख सकते हो। डिडक्टिव, जी से जनरल, जनरल से हम पर्टिकुलर पे जाएंगे। ठीक है, ये हो जाए। और ऊपर वाला इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, इसमें हम पर्टिकुलर से जनरल रूल पे जाएंगे। ठीक है, तो इसको इस तरह से याद रख लेना, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। डीजीपी हो गया हमारा डिडक्टिव, जनरल टू पर्टिकुलर। इंडक्टिव हो गया हमारा पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, इसको आज कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा ही रह गया। ठीक है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग, शिक्षण और प्रशिक्षण, इसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या अंतर होता है। ठीक, टीचिंग फोकसेस ऑन इम्पार्टिंग नॉलेज एंड फैसिलिटेटिंग लर्निंग, while training concentrates on developing specific skills and abilities। मतलब जो हमारा शिक्षण होता है वह ज्ञान प्रदान करने और सीखने को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित है। ठीक है, क्योंकि जो टीचिंग है उसमें क्या है कि हमें जितना भी कह सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी सारा ज्ञान होता है वो दिया जाता है टीचिंग में। जबकि प्रशिक्षण विशिष्ट कौशल और क्षमताओं को विकसित करने पर केंद्रित है। मतलब इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग में कह सकते हैं कि इसमें हमें स्किल्स बढ़ानी होती है बच्चों की। ठीक है, जिस जिस चीज की वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक, टीचिंग emphasizes understanding and conceptual comprehension, whereas training places emphasis on practical application and execution। जो हमारी शिक्षण है समझ और वैचारिक समझ पर जोर देता है, जबकि प्रशिक्षण व्यवहारिक अनुप्रयोग और निष्पादन पर जोर देता है। कि जो हमारी टीचिंग है वो कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है या जो भी हमारी कह सकते हैं किसी चीज़ के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सारी हमें समझनी होती है टीचिंग में। लेकिन जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें हमें बताया जाता है कि कोई भी चीज़ हमें कैसे करनी है, मतलब प्रैक्टिकली हमें किसी चीज़ को कैसे करना है जिस चीज़ की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक, टीचिंग टिपिकली कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स while ट्रेनिंग फोकसेस ऑन स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड टास्क। शिक्षण आमतौर पर विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है, क्योंकि शिक्षण में बहुत सारी चीजें आ जाती है, अलग अलग सब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, जबकि प्रशिक्षण विशिष्ट नौकरी संबंधित कार्यों पर केंद्रित होता है। कि ट्रेनिंग तो हम किसी एक चीज की ही करेंगे, टीचिंग तो हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग हम किसी एक चीज एक टाइम पे एक चीज की ही करते हैं। कि मान लो जैसे बीएड है, टीचर ट्रेनिंग है, तो उसमें हमें यही बताया जाता है कि टीचिंग हमें कैसे करनी है, पढ़ाना कैसा है, वो हमारी ट्रेनिंग हो गई। ठीक, फिर है टीचिंग ऑफन इन्वॉल्व द यूज ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड लेक्चर्स while ट्रेनिंग यूटिलाइजेस प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस एंड सिमुलेशंस। सिमुलेशन क्या था, मैंने पढ़ाया था, बताओ कोई। मैं वही जो मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे कोर्ट रूम में होता है, और सॉरी लॉ के लिए होता है, एक कोर्ट रूम बना देते हैं कि आपको ऐसे करना होगा। जैसे कि एक रियल लाइफ सिचुएशन की तरह आपको वहां पे रख देते हैं कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से चेंजेस करेंगे रियल लाइफ जैसा, कि सामने को लगे कि हाँ आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ आपको ऐसे परफॉर्म करना है कि आप रियलिटी में उस एक जगह पर हो। आपको कैसे करोगे, अब आप करके दिखाओ। तो वो एक तरह से उसको फेक एनवायरनमेंट दिया जाता है। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। फिर इसमें क्या बताया गया है कि शिक्षण में अक्सर पाठ्य पुस्तकों और व्याख्यानों का उपयोग शामिल होता है, जबकि प्रशिक्षण में व्यवहारिक अभ्यास और सिमुलेशन का उपयोग किया जाता है। कि जितनी भी हमारी कह सकते हैं कि जो हमारी टीचिंग चल रही है उसमें हमारी टेक्स्ट बुक्स होती है, हमें लेक्चर दिए जाते हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग होती है उसमें हमें प्रैक्टिकल करवाया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, या उनको सिमुलेशन के जरिए जो हमारी असल में जो हमें चीज करनी है उसके बारे में करवाया जाता है। ये वाला क्लियर है सभी को, टीचिंग और ट्रेनिंग। आगे बढ़े। यस मैम। जी मैम। ठीक है, अब ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वैसे क्या पता पूछ ले, नहीं पता चलता क्या पूछते फर्स्ट पेपर में। तो पहला है इसमें 21 फरवरी को क्या होता है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को सभी को पता है टीचर्स डे होता है, हमारा शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को होता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। 5 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड टीचर्स डे, यानी विश्व शिक्षक दिवस। हमारा अपना होता है 5 सितंबर को, लेकिन 5 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड टीचर्स डे। 1 नवंबर को होता है नेशनल एजुकेशन डे, यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है,
ये वाला क्लियर हुआ सभी को? जो हमने आज पढ़ा ये कंप्लीट हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बता दीजिए। नो मैम। नो मैम। ठीक है। अभी कल वाला प्रीति जी आप पूछ रहे थे ना, जो कल करवाया था? यस मैम। पूरा ही बताना है जो कल करवाया था, या थोड़ा थोड़ा करके, कैसे, मुझे बता दीजिए एक बार। चलिए ऊपर ऊपर से देख लेते हैं इसको। कल हमने पढ़ा था ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? 1956 में दिया था। अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बेंजामिन ब्लूम द्वारा विकसित किया गया था 1956 में। 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया था: कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव होता है हमारा दिमाग से रिलेटेड, अफेक्टिव हमारी फीलिंग्स या इमोशन से रिलेटेड, हार्ट से इसको समझ सकते हो, और साइकोमोटर होता है हमारा किसी भी स्किल से सीखने से रिलेटेड। ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन के जो हमारे 6 पॉइंट्स थे, वो था पहला नॉलेज, कि हमें कोई भी जानकारी जो है हमारी उसको याद करने के बारे में यह था। ठीक। दूसरा था कॉम्प्रिहेंशन, कि जो हमारी जानकारी है उसके अर्थ को समझने की जो क्षमता होती है। तीसरा था एप्लीकेशन, कि उस जो हमने चीज सीखी है उसको हमने किस प्रकार से अपने व्यवहार में लाना है, किस प्रकार से उसको अप्लाई करना है। फिर अगला हमने देखा था एनालिसिस। एनालिसिस वही होता है कि किसी भी बड़ी चीज को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेना। ठीक है। और जिसकी वजह से हमें उनके बीच में रिलेशनशिप आसानी से समझ आ सके। सिंथेसिस होता है इसका बिल्कुल उल्टा, कि जो भी हमने छोटे छोटे पार्ट्स किए थे उनको बिल्कुल एक बड़ा पार्ट बना लेना। ठीक है। फिर होता है सबसे लास्ट में इवेल्युएशन, कि इसमें विशेष उद्देश्यों के लिए तरीकों और सामग्रियों के मूल्य बारे में निर्णय शामिल है। ठीक है। अगला पढ़ा था हमने उसके बाद कि इसको रिवाइज किया गया था 2001 में। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस थे। इसमें 2 चीजों में चेंजेस थे। जो हमारा सिंथेसिस था उसको इन्होंने लास्ट कर दिया था 2001 में, उसको क्रिएट लिख लिया था। और जो हमारा इवेल्युएशन था उसको सेकंड लास्ट बना दिया था। ठीक है। इस दोनों डेट्स याद रखिएगा, पहले 1956 में था, दूसरा 2001 में दिया गया था। ठीक है। अगला था हमारा अफेक्टिव डोमेन, यानी भावनात्मक पक्ष। इसमें इसमें था सबसे पहले रिसीविंग, मतलब किसी भी चीज को सुनने की इच्छा, कि जो भी कोई चीज कोई बोल रहे हैं हमें उस चीज को रिसीव करना है। फिर था रिस्पॉन्डिंग, कि अगर हमें कोई हमसे कुछ पूछता है तो हमें भी उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए, भाग लेने की इच्छा, कि हमें रिस्पॉन्स करना है। ठीक है। फिर था वैल्यूइंग, कि किसी चीज का मूल्य या मूल्य देखने की क्षमता, कि हमें जो जो चीजें हैं हमारे जीवन में, या जो जो कह सकते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है। फिर है ऑर्गेनाइजिंग, फिर पुटिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज और इन्फॉर्मेशन, की जितनी भी हमारी सूचनाएं हैं उनको एक साथ रखना। ठीक। फिर था कैरेक्टराइजेशन, इसमें होता है कि एक बार व्यवहार या जीवन शैली को बदलने की इच्छा। ठीक। अगला पढ़ा था हमने साइकोमोटर डोमेन। इसमें था हमारा इमिटेशन, कि सबसे पहले जो हम किसी से कुछ सीखते हैं, मान लो ड्राइविंग सीखनी है, उसका एग्जाम्पल दिया था, तो हम उसकी नकल करें, कि वो कैसे कर रहे हैं तो हम उसकी नकल करते हैं। फिर होता है मैनिपुलेशन, कि अपने स्मृति द्वारा जितना हमने याद रखा उसमें हमें कुछ मैनिपुलेट करना है, कुछ हेर फेर करना है। ठीक। फिर होता है प्रिसीजन, इसमें होता है प्रैक्टिस, कि हमें कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज की जो हम सीख रहे हैं। फिर था आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में होता है कि हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि जो चीज़ हमें जितने स्तर तक सीखनी थी उतने हम सीख चुके हैं। फिर है नेचुरलाइजेशन, की जो हमने स्किल सीखी थी और वो हमें पूरी तरीके से आ गई है। फिर हमने देखा था लास्ट में गैगनेस हायरार्की ऑफ लर्निंग। ठीक। इसमें थे 8 प्रकार इसमें दिए गए थे। पहला था सिग्नल लर्निंग, फिर था एसआर लर्निंग यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, चेन लर्निंग, वर्बल लर्निंग, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग, और सबसे लास्ट में था प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ठीक है। क्लियर हुआ प्रीति जी आपको? मैम ये प्रीति जी हायरार्की यूज किस में होता है? जैसे कोई भी आपकी आवाज कट रही है। लर्निंग का कौन सा स्टेज है जो आपने हायरार्की दिया है? गेमिंग की जो हायरार्की है मैम, ये लर्नर के लिए कौन, मतलब टीचिंग मेथड में कौन सा स्टेज में ये यूज करेंगे, क्या है इसका इसमें? ऐसा कुछ इन्होंने बताया नहीं है, ये बस इन्होंने टाइप्स बताए थे कि इस तरह से हम सीख सकते हैं, हम सिग्नल के माध्यम से सीख सकते हैं, हम ट्रेनिंग के जरिए सीख सकते हैं। कि जो हमारे अलग अलग तरीके होते हैं ना सीखने के, किस किस प्रकार से लोग सीखते हैं, वो इसमें बताए हैं इन्होंने। हाँ जी। ठीक है।
हाँ जी, तो आज हमारी लास्ट क्लास थी, तो कल आप लोग ना पढ़ के आइएगा। कल हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के थे, तो पढ़ के आना कल को, ठीक है? आज का क्लियर हुआ ना सभी को, जितना आज पढ़ा? हाँ जी, ओम प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं आप? मैम हम ये बोल रहे थे कि जो अपनी ये क्लास इसमें समय पे जो खत्म हो जाएगी, मीन्स कल लास्ट रहेगी, हाँ फिर जी। इस क्लास में न्यू क्लास कौन सी रहेगी, समथिंग कुछ आइडिया? नहीं जी, ये तो मुझे नहीं पता है कौन सी होगी। ओके। हाँ जी, ठीक है। ओम प्रकाश जी आप ही क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए। जी मैम। सभी लोग किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ से दोनों तिलियां ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सिर सीधा रखें, आंखों को अपनी कोमलता से बंद रखें, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें, तन मन को शिथिल करें, 3 बार प्रणव ध्वनि ओम का उच्चारण करें, तत्पश्चात शांति पाठ मंत्र का जप करेंगे। ओम 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 पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखी वा भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों तिलियों को पालन करें, घर्षण करें, उन गर्म तिलियों से निकलती ऊष्मा को अपनी आंखों पर रखें, उस ऊर्जा को अपने चेहरे की मालिश करें, हथेलियों के अंदर ही कोमलता से आंखों को खोलें। सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम। थैंक यू ओम प्रकाश जी। प्रीति जी आपने एक दिन मुझसे क्वेश्चन पूछा था इन्फ्लिबनेट के बारे में कि जो हमारा स्वयं प्रभा है, आपने कहा था कि उसमें जो इन्फ्लिबनेट था एक जो हमारा वेब पोर्टल मेंटेन करता था, उसमें ये था, सॉरी मैं अगले दिन ना भूल गई थी, उसमें ये चीज़ था कि जो हमारे स्वयं प्रभा वाले चैनल्स है वो कह सकते हैं कि वो इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, ठीक है? तो उसके लिए जो जो कह सकते हैं कि उसकी जो वेबसाइट है वो इन्फ्लिबनेट मेंटेन करता है, ठीक है? थैंक यू मैम। हाँ जी, ठीक है। अभी किसी का कोई डाउट अगर नहीं है तो लीव कर सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम कल देखते हैं। हरिओम। हाँ जी, हरिओम सभी को, अभी लीव कर लीजिए। हरिओम। हरिओम जी। थैंक यू मैम। हरिओम मैम। हरिओम जी।